हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंस जीके से पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले हम डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका मतलब समझते हैं। तो अगर हम वर्ड से समझे तो डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देना, निर्देश देना। तो ये निर्देश किसे देते जा रहे हैं? सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जो देश की पूरी पॉलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जितने भी सरकारी विभाग है, सभी के लिए ये नीति निर्देशक है। खास करके जो हमारी कानून बनाने वाली बॉडी है, संसद, उसके लिए ये प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी के। यानी कि आप जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं उस वक्त इन निर्देशों का ध्यान रखिए। स्टेट पॉलिसी इन्हीं के निर्देशन में बननी चाहिए, इन्हीं के गाइडेंस में बननी चाहिए। अब हम इसको समराइज कैसे करेंगे? तो डीपीएसपी क्या है? डायरेक्शंस है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके लिए है? स्टेट के लिए है ये डायरेक्शंस। और क्यों है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए। डीपीएसपी दिए गए हैं पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 3 में क्या था? फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 4A में होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। जो डीपीएसपी का आइडिया है वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, और आयरलैंड ने इसको लिया था स्पेन से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स ये हमारे संविधान की बेसिक फिलॉसफी है, सोल है हमारे संविधान की। डीपीएसपी में अलग अलग निर्देश दिए गए हैं और ये मेनली पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए हैं। यानी कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से हमारी समाज का भला हो और एक आदर्श डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए वो इन डीपीएसपी में लिखा गया है। डीपीएसपी में बात करी गई है जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, जो बातें हमारे प्रीएम्बल में भी कही गई है। प्रीएम्बल में तो केवल कहा गया था देश को न्याय रखना चाहिए, लिबर्टी देनी चाहिए, इक्वालिटी रखनी चाहिए, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा होना चाहिए। लेकिन इन सपनों को पूरा कौन करता है? डीपीएसपी। प्रीएम्बल ने सपना दिखाया और इन सपनों को पूरा किया डीपीएसपी ने विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा प्लस एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव। यानी कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो डीपीएसपी तो सिर्फ हमें गाइडेंस दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं हमारे लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को। उससे लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना रहे हैं और एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब हम 3 टाइप के जो डीपीएसपीज है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वो है सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड डीपीएसपी। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स, यानी सभी को आजीविका चलाने के लिए बराबर अवसर मिलने चाहिए। सेकेंड है टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज, यानी मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। और साथ ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, सारा देश का पैसा अंबानी और अडानी के पास नहीं होना चाहिए, बराबर से बंटना चाहिए। और साथ ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम फैक्ट्री की बात करते हैं, वो एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्ट्री में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं वो मशीन के द्वारा बनाई जाती है। तो अब उस मशीन का मालिक कौन होगा? जो फैक्ट्री ओनर है वो। लेकिन क्या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मजदूरों का उस मशीन पर कोई मालिकाना हक होगा? नहीं। लेकिन कम्युनिज्म और सोशलिज्म कहता है उस फैक्ट्री पर, फैक्ट्री की जो मशीन है उस पर जो मजदूर है, समाज है, उनका मालिकाना हक होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का, ना कि फैक्ट्री के मालिक का। और इस पॉइंट में भी यही कहा जा रहा है कि सरकार को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। इसीलिए हमने इनकम टैक्स की जो दरें हैं वो अलग अलग रखी हैं, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा कुछ हाथों में नहीं रहने चाहिए। पहले 1950 से 1991 तक जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस थे उन पर सरकार का एकाधिकार था। प्राइवेट सेक्टर में कोल माइनिंग या स्टील का उत्पादन बहुत ही कम होता था। लेकिन 1991 के बाद जो हेवी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें प्राइवेट सेक्टर्स बहुत आगे बढ़ गए हैं और अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारे
प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो आ चुके हैं। नेक्स्ट है टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर ऑफ मेन एज वेल एज वुमेन, यानी कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए अगर वो बराबर काम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है टू इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेजर फॉर ऑल वर्कर्स, यानी कि सभी मजदूरों का एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन एंड यूथ टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों की और जितने भी मजदूर हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके साथ अब्यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि 15, 16, 18 घंटे काम मत करवाओ उनसे। इसीलिए लेबर लॉज बने हुए हैं कि आप दिन में 11 से 12, 13 घंटे काम उनसे करवाओ और उसमें भी बीच में ब्रेक देना जरूरी है। ये सब कानून बनाए गए हैं इसी पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है टू मेक efforts to secure the right to work, education and public assistance in case of unemployment, sickness, old age, etc. राइट टू वर्क अभी तक एक मौलिक अधिकार नहीं बना है, लेकिन सरकार कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकाले और नौकरियां दे लोगों को। एजुकेशन तो हमने पूरा कर ही दिया है, राइट टू एजुकेशन कानून बनाया जा चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है अनएम्प्लॉयड लोगों को, और सरकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी बनाती है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप जाकर वहां पे रजिस्टर करवाओ, तो कोई भी नौकरी आती है तो आपको वहां पे सूचित कर दिया जाएगा। ओल्ड एज की बात करें, वृद्धावस्था पेंशन दी गई है केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों द्वारा। फिर सिकनेस और डिसेबलमेंट में कई बीमारियों के लिए पॉलिसीज आती हैं, जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए भी पॉलिसीज आती रहती है, हेल्थ से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एटसेट्रा। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो गांधी जी की विचारधारा थी उससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स है जो हमारे डीपीएसपी में आते हैं। सबसे पहला है टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी पंचायत और लोकल अर्बन बॉडीज जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इन सभी का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें हमें बहुत समय लग गया, हमें 40 साल से भी ज्यादा लगे। फिर 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था उसमें पंचायत और अर्बन बॉडीज के पावर डिटेल में बताए गए थे। नेक्स्ट है द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर एससीज, एसटीज जो समाज के अन्य पिछड़े तबके हैं उन सभी के लिए एजुकेशन में और आर्थिक रूप से सरकार को काम करना चाहिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी इसमें कानून बनाने चाहिए। इसी क्रम में एजुकेशन में स्कूल और कॉलेजेस में नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाता है वीकर सेक्शंस को सरकार द्वारा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कई जगह पर आप देखेंगे कि फॉर्म भरे जाते हैं एससीज और एसटीज के लिए, वहां पर उनसे फीस कम ली जाती है या नहीं ली जाती है। तो हमेशा इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देना है सरकार को एससी, एसटी या वीकर सेक्शंस के लिए। नेक्स्ट है द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो लघु उद्योग है उन्हें बढ़ावा दिया जाए। कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी है? जो घर में भी चल सकती है, उनको बहुत ज्यादा सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। तो आप देखिए जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, एसएमईज, उनको सरकार लोन देती है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। नेक्स्ट है द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स कौन सी होंगी? अल्कोहल हो गया, कोकेन हो गया, तो ये सब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स होगी। तो देश में कई राज्यों ने अल्कोहल पर बैन लगा रखा है, जैसे गुजरात हो गया, नागालैंड हो गया, बिहार हो गया। अल्कोहल पर कुछ राज्यों ने बैन लगा दिया है लेकिन ज्यादातर ने नहीं लगाया है। लेकिन ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स पर ज्यादातर राज्यों ने बैन लगा रखा है, लेकिन अफीम अभी भी कुछ राज्यों में चलती है। 2016 में राजस्थान में अफीम को बैन करा गया था। उससे पहले उसे दुकानों में बेचा जाता था, लाइसेंस दुकानें होती थी। जैसे अल्कोहल बेचने के लिए लाइसेंस शॉप्स होती है, वैसे ही अफीम बेचने के लिए राजस्थान में लाइसेंस शॉप्स होती थी, लेकिन 2016 में उसे बैन कर दिया गया। ये डीपीएसपी कहता है
कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स है वो पूरे देश में बैन हो जाने चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कि ये कब तक होता है। फिर सिक्स्थ है फिफ्थ है प्रिवेंशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउस काल्स एंड अदर मिल्क कैटल। तो मिल्क कैटल्स यानी कि जो दूध देने वाले कैटल्स हैं वो, फिर तो ये वाला डीपीएसपी क्या कह रहा है कि जो गाय है बैल है उन सबका स्लॉटर ना हो, उसके लिए भी कानून हो। कई राज्यों ने इसके खिलाफ कानून बना रखा है। गौ हत्या ज्यादातर सभी जगह पर बैंड है। नेक्स्ट है लिबरल प्रिंसिपल्स यानी कि उदारवादी प्रिंसिपल्स। ये ज्यादातर हमने वेस्टर्न डेमोक्रेसी, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, वहां पर हमने इन्हें देखा है और वहीं से हमने लिए हैं। वहां लिबरलिज्म ज्यादा है बजाय यूएसएसआर के। वहां से क्या क्या डीपीएसपी लिए हैं हमने, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिविल कोड का क्या मतलब होता है। देखो, दो तरीके के कानून होते हैं। एक तो क्रिमिनल हो गया। क्रिमिनल कौन सा हुआ, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी का खून कर दिया तो आपका जो भी रिलीजन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, आपको सजा बराबर ही होगी। लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी का कानून हर धर्म का अलग है और साथ में एक सेक्युलर कानून भी बनाया गया है, उसे बोलते हैं सिविल यूनियन एक्ट। तो ये जो है ये एक सेक्युलर कानून है ना। तो जिसमें कि आप किसी भी धर्म में शादी कर रहे हैं तो उसका भी प्रावधान है। लेकिन कई सारे पर्सनल लॉस अलग अलग हैं कानून में। जैसे अगर किसी को डाइवोर्स लेना है तो फिर अलग अलग प्रक्रिया है उसके, अलग अलग धर्मों के अनुसार। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए पूरे भारत में। उस समय नहीं दिया गया 1950 में, क्योंकि भारत में बहुत सारे अलग अलग धर्म थे। सभी धर्मों के अलग अलग कल्चर्स थे, अलग अलग परंपराएं थी, रीति थे, रिवाज थे। तो ये तय किया गया कि 1950 में कि अभी बहुत जल्दी है, अभी भारत काफी पिछड़ा हुआ है, इतनी एजुकेशन नहीं है यहाँ पे कि सभी के लिए समान सिविल कोड आ जाए। अभी क्रिमिनल कोड से शुरुआत करते हैं, सबके लिए समान क्रिमिनल कोड हो जाए, आगे जाकर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बना देंगे या बनाया जाएगा। इसीलिए इसे डीपीएसपी में रखा गया। नेक्स्ट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनकी केयर करनी है, ध्यान रखना है और उनकी एजुकेशन पे भी फोकस करना है। क्योंकि 6 से 14 तो हमने राइट टू एजुकेशन में कवर कर लिया है, वो एक मौलिक अधिकार बन चुका है, अब फंडामेंटल राइट है। हमें यहाँ पे 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका स्पेशल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हम मतलब जानते हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का। तो जुडिशियल पावर्स वो हैं जहां पे न्याय वाले अधिकार हैं, और एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन सी है, जहां पे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वाले अधिकार हैं। अब आप सोचेंगे ये तो ऑलरेडी अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर कलेक्टर, या जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कलेक्टर। तो जो कलेक्टर है उनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स होते हैं, जैसे कि धारा 144 लागू करना, और साथ ही एग्जीक्यूटिव पावर्स तो है ही उसके पास। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, पॉलिसीज है, उनका क्रियान्वयन करना। उनके पास रेवेन्यू से रिलेटेड भी पावर्स है। तो एक रेवेन्यू कोड बनता है, उसमें कुछ फैसले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर भी दे सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अलोंग साइंटिफिक लाइंस। तो इसके लिए भी सरकार बहुत कुछ करती है। नई नई पॉलिसीज आती है, हाइब्रिड वैरायटीज लाई जाती है सीड्स की, खेती पर काफी रिसर्च की जाती है और कोशिश की जाती है सरकार द्वारा इस डीपीएसपी को पूरी करने की। नेक्स्ट है सिक्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर है सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इजी है, पर्यावरण का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया है, वो हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको संजोए रखती है।
अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर पूछें। थैंक यू।